तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स में। बैंकिंग क्या है, बैंक रेट, बेस रेट, एसएलआर, सीआरआर क्या होता है, आरबीआई क्या होती है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, कौन सी समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब यहाँ से 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। अब कल दोपहर वाली शिफ्ट की बात करें, कल हमने एग्जाम एनालिसिस कराया था, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं 4 प्रश्न यहाँ पर इकोनॉमिक्स के ही पूछे गए थे। तो इन टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को भी हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ में आज आपका एकदम बेस हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। आपका इकोनॉमिक्स का जो आपका बैंकिंग वाला बेस होता है उसको हम क्लियर कर देंगे, तो आप आसानी से 3 से 4 नंबर एमपी पुलिस के एग्जाम में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और टेक्निकल लैंग्वेज में आपको नहीं बताएंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली एग्जाम एनालिसिस के साथ साथ में जो भी नया टॉपिक आपसे पूछा जाता है उस नए टॉपिक पर भी हम वीडियो बना देते हैं। जैसे पादप जगत के वर्गीकरण से 3-4 प्रश्न आ रहे थे, तो पादप जगत का वर्गीकरण हमने बना दिया है। लोक नृत्य से 3-4 प्रश्न आ रहे थे, तो लोक नृत्य की वीडियो बना दी है। नदियों और झीलों से भी 3-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो नदियों और झीलों की भी वीडियो हमने बना दी है। तीनों वीडियो आपको देख लेना है। चैनल का लोगो पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप देखेंगे वीडियोस पे जाकर क्लिक कर देना, तो सारी वीडियो जो हमने अपलोड की हैं वो सब आपको दिखने लगेगा। नहीं तो टेलीग्राम चैनल में जाकर के भी आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आरबीआई की बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें एक बात, आप समझ लीजिए, आरबीआई समझ लीजिए, आरबीआई है पापा। ठीक है, सारे बैंकों का पापा कौन है? आरबीआई है। बैंक्स क्या है? बैंक्स जो है वो इनके पुत्र है, किसके? आरबीआई के। ठीक है, और रुपया क्या है? जो रुपया है वो आपका बैंक का पुत्र है। ठीक है, इन तीन आपको रिलेशन ध्यान रखना है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरबीआई की। आरबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं, सरकार का बैंक भी कहते हैं, केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो अगर सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है तो सीधे आरबीआई के पास में जाता है, भाई आरबीआई मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है? उतने पैसे जो है सरकार को दे देता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक का मतलब क्या हो गया? किसी भी देश का केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है कि अगर वो देश किसी भी दूसरे देश से अगर व्यापार करना चाहता है तो किसी भी दूसरे देश को सीधे संपर्क आरबीआई से करना पड़ेगा, यानी कि केंद्रीय बैंक से करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका अमेरिका का जो बैंक है, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, उसे अगर भारत से कोई भी व्यापार करना है तो वो अपना सीधा जो है मतलब कि कांटेक्ट किससे करेगा? तो आरबीआई से करेगा। ठीक है, इसलिए आरबीआई जो है पूरा रेगुलेटिंग बॉडी है। डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना, रुपया हमारा कमजोर ना हो जाए डॉलर के मुकाबले, तो ये सब जो भी काम करता है वो सब आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसलिए आरबीआई को केंद्रीय बैंक कहते हैं। कहीं भी बाहर से आपको अगर पैसा भेजना है तो सबसे पहले आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार ही वो चलता है। ठीक है ना, वहां से आएगा, फिर आरबीआई अपना जो भी रेट चल रही है उस रेट के हिसाब से जो है उसको आपके घर के लिए ट्रांसफर करेगा। जो भी पैसा वैसा काटना होगा वो सब काट के। ठीक है, तो आरबीआई जो है एक तरह का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य यही होता है कि बाहर से जो भी व्यापार करना है वो व्यापार का पूरा काम केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में केंद्रीय बैंक आ गया हो गया। बैंकों का बैंक क्यों है? तो देखिए, आपका एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये जितने भी बैंक हैं आपके वो आरबीआई के मतलब पुत्र हैं एक तरह से। ठीक है, अब इनको अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो ये क्या करते हैं? आरबीआई से पैसे मांगने जाते हैं। तो आरबीआई एक तरह से बैंकों का बैंक हो गया, क्योंकि इन बैंकों का भी पूरा पैसा आरबीआई के पास में ही जमा रहता है। तो ये बैंकों का बैंक हो गया आरबीआई। सरकार का बैंक कैसे हो गया? तो सरकार को भी अगर कोई आवश्यकता होती है पैसों की तो वो सीधे आरबीआई के पास में जाता है। इसके अलावा सरकार को कोई लोन माफ करवाना है, मान लीजिए चुनाव वगैरह आते हैं तो बिजली का लोन माफ कर दिया, किसी का लोन माफ कर दिया। ठीक है, तो ये सब लोन माफ तो कर देती सरकार, पर उन बैंकों को पैसा कौन देता है? जहां से लोन दिया गया है तो वो कौन करता है? आरबीआई उन बैंकों के पास में पैसा भेजता है। तो सरकार का भी बैंक एक तरह से आरबीआई ही हो जाता है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं आरबीआई की, आरबीआई की स्थापना की। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। एक्ट कौन सा था ये पूछा जाता है, तो आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहीं आप गलती से 1935 लगा दें, 1934 का एक्ट था जिसके अनुसार आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, वर्तमान में मुख्यालय कहां पर? तो वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। इससे पहले कहां था? तो 1937 तक ये जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता में हुआ करता था। 1937 में इसको ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया गया और तब से आज तक मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये आपको याद रखना है। और कौन से क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के गवर्नर हैं। ये बेसिक जानकारी
जानकारी आपको हो गई, ये आपका बेसिक प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? तो हिल्टन यंग, याद रखना ये प्रश्न कल पूछा गया है, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी? तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसी हिल्टन यंग समिति को रॉयल कमीशन भी कहते हैं। रॉयल कमीशन, कहीं आपसे ऑप्शन में रॉयल कमीशन दे दिया आपको, सर हिल्टन यंग तो दिया ही नहीं था, आपने बताया हिल्टन यंग, अब हिल्टन यंग ऑप्शन में नहीं था, मैं क्या करूं? तो रॉयल कमीशन ऑप्शन में दिया होगा मेरे भाई, ठीक है। ली कमीशन दिया हो गया, तो रॉयल कमीशन के आधार पर जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और यूपीएससी की स्थापना किसके उस पर हुई थी कमीशन है? तो ली कमीशन जो है उसकी सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना भारत में हुई थी, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको हम बता दे रहे हैं। तो ये आपका आरबीआई हो गया, ठीक है। चलिए, बाकी जो बैंकिंग वाले प्रश्न हैं, एसबीआई से संबंधित जो बैंकिंग के प्रश्न आते हैं, पहला भारतीय बैंक कौन सा है, पहला जो है आपका हिंदुस्तान बैंक कौन सा है, इन सबको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम इकोनॉमिक्स को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। इसी में बैंकिंग भी अगर घुसा देंगे तो फिर आपके दिमाग में थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो बैंकिंग के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हम अलग से लेकर के आएंगे, आज ही लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अपने इकोनॉमिक्स की ओर। अब देखिए बैंक क्या होता है, इकोनॉमिक्स समझने से पहले बैंक आपको जानकारी होनी चाहिए। बैंक कौन होता है, हमने आपको शुरू में बताया, आरबीआई का बेटा कौन है? बैंक। और बैंक का बेटा कौन है? रुपया, ठीक है। तो बैंक की बात करते हैं। ऐसे निकाय जो जमा स्वीकार करते हैं तथा हमें ऋण प्रदान करते हैं, उन्हें बैंक कहा जाता है। आप भी देख लीजिए, आपके पास में एसबीआई बैंक होगा, एसबीआई बैंक क्या करता है? वो जमा स्वीकार करता है। आप पैसे लेकर के जाएंगे एसबीआई को देने तो तुरंत स्वीकार कर लेगा। और हमें अगर ऋण की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, तो बैंक क्या करता है? हमें ऋण भी प्रदान करता है, हमें लोन भी प्रोवाइड करता है। तो ये आपका बैंक हो जाता है। ऐसा निकाय जो लोन प्रोवाइड करे और हमारी जमा को स्वीकार करे, वो बैंक कहलाता है, ठीक है। चलिए सर, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, ये तो कई बार पूछ लिया जाता है। तो जितने भी आपके ऐसे बैंक जहां पर आप अपना खाता खुलवा सकते हैं, वो सब पब्लिक सेक्टर बैंक में आ जाते हैं, ठीक है। बस इतनी ही लाइन समझ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्या सर आरबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक है? नहीं, आरबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। क्यों? क्या आपका खाता आरबीआई में खुला है? नहीं खुला है, तो सीधी सी बात है, जहां आप खाता नहीं खुलवा सकते हो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, जहां आप खाता खुलवा सकते हो वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। सिंपल सा यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है, उन्हें पब्लिक सेक्टर या फिर सरकारी बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि उस बैंक का जो भी आपका अमाउंट, मान लीजिए 100 रुपए वो कमा रहा है, ठीक है। 100 रुपए वो बैंक कमा रहा है, लेकिन उसमें से 51 रुपए जो है वो सरकार के हैं, तो समझ लीजिए वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि वो सरकारी बैंक है। तो ऐसे बैंक जिनमें 51% से अधिक जो है हिस्सेदारी सरकार की रहती है, वो सरकारी बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए? जैसे आपका एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारे के सारे बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, यानी कि सरकारी बैंक है। क्या सर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है? ये पब्लिक सेक्टर तो है, लेकिन सरकारी बैंक नहीं है, ठीक है ना। आप उसमें अपना खाता तो खुलवा सकते हैं, लेकिन उसमें सरकार की हिस्सेदारी नहीं होती है, कम हिस्सेदारी होती है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सेदारी प्राइवेट लोगों की होती है, इसलिए उन्हें हम प्राइवेट बैंक कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक में आपको सब कुछ डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बाकी ये भी है, सुविधा सबसे अच्छी किसकी होती है? प्राइवेट बैंकों की सुविधा ज़्यादा अच्छी रहती है। एसबीआई में लाइन पे लाइन लगाते रहो और प्राइवेट बैंक में जाओगे, आपका तुरंत काम हो जाता है, ठीक है। तो ये भी अंतर कर सकते हैं, पर ये अंतर आपका पूछते नहीं है, ठीक है ना। चलिए, नहीं तो पोल ही खुल जाएगी। चलिए, अब हम यहाँ पर चल रहे हैं जो बेसिकली आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, इन सब के बारे में सिंपल लैंग्वेज में आपको हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की। ये कल क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। तो रेपो रेट की बात करते हैं, तो यह वह रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। यह पैसा 2 से 14 दिन तक के लिए दिया जाता है। इसे अल्पकालीन ऋण कहते हैं, ठीक है। और इसकी वर्तमान रेट कितनी है? तो 6.50 रेपो रेट वर्तमान में चल रही है। सर ये तो टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, हमको शुद्ध लैंग्वेज में समझा दीजिए जिससे कि हमारे दिमाग में समझ में आ जाए। तो देखिए, आरबीआई है आपका पापा है, ठीक है, सभी बैंकों का। और बैंक क्या है? बेटे हैं। अब इन बैंकों को आवश्यकता होती है पैसों की, ठीक है। कितने दिन के लिए? 2 से 14 दिन के लिए, मात्र 2 से 14 दिन के लिए इनको पैसा चाहिए। तो ये जाएंगे आरबीआई के पास में, बोलेंगे पापा पापा, बोलेंगे क्या बात है बोलो, तो बोलेंगे हमें कुछ पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? पापा थोड़े दिन के लिए चाहिए, बस थोड़ा सा पैसा, इस बार आपने जो पॉकेट मनी दी थी वो खर्च हो गया है, जल्दी खर्च हो गया, तो 2 से 14 दिन के लिए हमें पैसा चाहिए थोड़ा सा। आरबीआई कहेगा ठीक है, दे रहे हैं पैसा, लेकिन हम केवल रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, ओरिजिनल में बाप नहीं है। आपके पिताजी आपको पैसा देंगे तो कोई ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन आरबीआई कहता है भाई रिश्ते में ही बाप लगते हैं, हम तुम्हारे ओरिजिनल में नहीं है। यानी कि अगर रेपो रेट पर आपको पैसा हम देंगे तो आपसे हम कुछ ब्याज लेंगे। एसबीआई कहता है भाई ठीक है, आप पापा जी ले लीजिए ब्याज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा दे दीजिए, बहुत आवश्यकता है, ठीक है ना। अब किसी घुमाने ले जा रहा होगा, पॉकेट मनी खर्च हो गई, तो आरबीआई 2 से 14 दिन के लिए इसको पैसा दे देता है। उस टाइम जो आपका रेट लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेता है आरबीआई, उसे हम रेपो रेट कहते हैं, यानी कि इसे हम अल्पकालीन ऋण कहते हैं। 2 से 14 दिन के लिए दिया, उसके बाद बोलेगा लाओ लाओ 14 दिन हो गए, पैसे लौटाओ, ठीक है ना।
तो ये आपका रेपो रेट कहलाता है। वर्तमान में क्या रेट चल रही है, तो 6.50 जो है वो रेपो रेट वर्तमान में चल रही है। भाई सब कुछ समझ में आ रहा है भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और उन सभी के पास में शेयर कर देना जो लोग एमपी पुलिस या फिर एमपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बेस रेट। सर ये बेस रेट क्या होती है, तो बेस रेट में देख लीजिए, पहले हम पढ़ लेते हैं कि बेस रेट क्या है। तो यह वह दर है जिस पर बैंक आम जनता को पैसा उधार देती है। यह दर हमेशा रेपो रेट से अधिक होती है। वर्तमान में बेस रेट कितनी है, तो 8 से 9 के बीच में वर्तमान में बेस रेट है। आप समझिए, अब बैंकों के पास में पैसा आ गया, अब बैंक उन पैसों को अपने पास में थोड़ी रखेंगे, ठीक है ना। बैंक अपने पास में रखेंगे तो उनको कोई फायदा नहीं है। वो क्या करते हैं, इस पैसे को दे देते हैं पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक को दे देते हैं। अब ऐसे नहीं देते कि जाओ ले आओ पैसा, नहीं, पब्लिक को देते हैं लोन के तौर पर, ठीक है। अब जिस रेट पर वो देंगे पब्लिक को उसे हम बेस रेट कहते हैं। मान लीजिए आरबीआई से उनको 5% पर पैसा मिला है, 5% पर, ठीक है। अब उसको वो डबल तिबल करना चाहते हैं, ठीक है, पैसा ही पैसा होगा सोचने लगते हैं, तो क्या करते हैं, पब्लिक को देते हैं उधार, भाई लोन ले जाओ, आ जाओ आ जाओ लोन ले जाओ, ठीक है। पब्लिक पहुंचती है लोन लेने के लिए, यहाँ से इनको 5% पर मिला, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, ये 8 से 9% पर अपना ब्याज देते हैं, अपना पैसा जो है 8 से 9% पर उठा रहे हैं। यानी 6.50 पर तो इन्होंने आरबीआई से पैसा लिया, लेकिन पब्लिक को कितने पर दिया, 8 से 9 के बीच में। अब ये 1.5 से 2% का जो ब्याज एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, यही बैंकों की कमाई होती है, और इसी ब्याज के आधार पर ही बैंक चलते हैं, अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं और अपना मुनाफा कमाते हैं। और ये जो रेट होती है जिस पर बैंक अपना पैसा पब्लिक को देते हैं, उसे हम बेस रेट कहते हैं। उम्मीद करते हैं बेस रेट भी आपके समझ में आ गई होगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एमएसएफ क्या होता है। ये एमएसएफ भी आपसे पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म इसका हो जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती क्या है सर, ये तो समझा दो। पहले टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर सिंपल भाषा में समझा देंगे। तो जब बैंकों को केवल एक रात के लिए पैसा चाहिए होता है, तो इस पैसे पर, तो वो इस ब्याज पर जो है पैसा लेते हैं, इसे अति अल्पकालीन जो है ऋण कहते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में एमएसएफ कितना, 6.75 है। ये हमेशा जो आपको ऊपर रेपो रेट दी गई है उससे हमेशा 0.25 ज़्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि एक रात के लिए पैसा चाहिए तो ज़्यादा पैसा उठा सकते हैं। अब क्या हुआ, मान लीजिए मतलब कि जो आपकी एसबीआई है, जो आपका आरबीआई का बच्चा है एसबीआई, उसको जो है अपनी, उनको मतलब समझ रहे हैं, उनको घुमाने ले जाना है, ठीक है ना। अब क्या है, इसके पास में पैसा हो गया है खत्म, लेकिन इसको केवल पैसा एक रात के लिए चाहिए। कल तो इसके पास में पैसा आ ही जाएगा, ठीक है। कल इसके पास में इसका दोस्त जो है, जो भी इसका दोस्त है, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, उससे बोला है, लेकिन उसने कहा भाई हम कल पैसा दे पाएंगे, आज नहीं दे पाएंगे। अब उसको एक दिन के लिए पैसा तो चाहिए, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या करेगा, आरबीआई के पास में जाएगा, बोलेगा पिताजी हमको एक दिन के लिए पैसा चाहिए, मात्र एक रात के लिए पैसा चाहिए, कल मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। आरबीआई कहता है चलो ठीक है, पैसा तुमको दे रहे हैं, लेकिन सुनो ये तुम्हें इमरजेंसी में दे रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए हम इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हम केवल रिश्ते में तुम्हारे बाप हैं, ओरिजिनल में नहीं है। तो बोलेगा ठीक है, कितना ज़्यादा लेंगे, तो बोले जो तुम हम ऊपर ले रहे थे तुमसे रेपो रेट पर, उससे 0.25 ज़्यादा लेंगे, यानी कि 6.75 पर हम आपसे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, एक रात के लिए आपको पैसा दे रहे हैं। एसबीआई कहता है चलो ठीक है यार, थोड़ा सा और रिस्क सही, कल तो पैसा आ ही जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा अपना दोस्त है, पैसा दे ही देगा, लौटा देंगे, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा ज़्यादा पे तो दे रहा है। तो क्या करता है, एसबीआई पैसा ले लेता है आरबीआई से। तो इसको हम कहते हैं एमएसएफ, यानी कि केवल एक रात के लिए जो अति अल्पकालीन ऋण लिया जाता है, यानी बहुत कम समय के लिए लिया जाता है, उससे हम कहते हैं एमएसएफ। वर्तमान में एमएसएफ कितना है, 6.75 है, ठीक है। ये हमेशा रेपो रेट से 0.25 ज़्यादा रहता है। चलिए भाई एमएसएफ समझ में आ गया होगा, सारी बातें समझ में आ रही, भाई लाइक जरूर करना, ठीक है ना, और शेयर जरूर करना उन सब दोस्तों के पास में जिनको पता नहीं कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ते हैं। भाई इकोनॉमिक्स तो अपना सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमसे कहाँ भाग करके जाएगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो अपना सब्जेक्ट है, पूरा आपके दिमाग में एकदम छाप देंगे, ठीक है ना। चलिए बैंक रेट की बात कर लेते हैं। सर ये बैंक रेट क्या होता है, तो देखिए 14 दिन से अधिक के लिए जिस दर पर बैंक आरबीआई से पैसा लेता है उसे बैंक रेट कहते हैं। ये रेट भी जो है 6.75 है वर्तमान में। सर थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझा दीजिए। ऊपर आप क्या देख करके आए थे, 6 से 14 दिन के लिए अगर बैंक को पैसा चाहिए था तो वो रेपो रेट पर लेता था आरबीआई से, ठीक है ना। अब बैंक ये कह रहा है कि पैसा तो भाई बिल्कुल ही खत्म हो गया, और ये उम्मीद भी नहीं है कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो अपना दोस्त है ना, ये तो धोखेबाज निकल गया। बोला था कल पैसा देंगे पर दे नहीं रहा है, बोला 2 साल के बाद देंगे। अब क्या करें, अब तो पापा के पास फिर से जाना पड़ेगा। तो क्या करता है एसबीआई, आरबीआई के पास में फिर से जाता है। ऐसे आप भी हैं, ठीक है ना, अगर नौकरी नहीं लगी ना तो बार बार जाते रहेंगे किसके पास में, आरबीआई के पास में, अपने पिताजी के पास में। इसलिए कोशिश कर लीजिए, सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार क्लासेस लीजिए जिससे सिलेक्शन हो जाए। ये तो कब तक पापा से पैसे मांगोगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको ज़्यादा समय के लिए पैसे चाहिए, खर्च भी इसका चलाना है, ठीक है ना। आप किसी को घुमाने नहीं ले जा रहा है, अब तो भाई इसको खुद के खर्च के लिए पैसे चाहिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो उसका दोस्त था उसने कह दिया मैं तो 2 साल बाद दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा अभी। तो फिर ये क्या कहता है एसबीआई आरबीआई से, पापा पापा मुझे पैसे दे दो। बोले कितने चाहिए, पापा मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए।
आरबीआई कहता है चलो ठीक है, अब तुम मांगने तो आते ही रहते हो, निकम्मा लड़का हो तुम, ठीक है ना, दे देते हैं तुमको। तो आरबीआई इनको पैसा दे देता है 14 दिन से अधिक समय के लिए, और इसे क्या कहते हैं, इसे लंबी अवधि का ऋण कहते हैं। तो ठीक है, इस जिस रेट पर अब एसबीआई ने पैसा लिया है आरबीआई से, उसे हम बैंक रेट कहते हैं। तो बैंक रेट और बेस रेट में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। बैंक रेट क्या होती है, जब ज़्यादा समय के लिए आरबीआई से कोई भी बैंक पैसा लेता है तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं। इसके अलावा बेस रेट क्या होती है, जब कोई भी बैंक पब्लिक को जो पैसा देता है जिस रेट पर, उसे हम बेस रेट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब चलते हैं पीएलआर। ये पीएलआर क्या होता है सर, ये भी पूछा गया है, ये हमें समझ में नहीं आता है, तो चलिए समझा देते हैं हम किस लिए बैठे हैं। पीएलआर का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी लैंडिंग रेट। ठीक है, देखिए सामान्य व्यक्ति को जिसका उस बैंक में अकाउंट नहीं है, उसे इस रेट पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपको इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है ना, अब ये पब्लिक की बात की जा रही, ठीक है, इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता पड़ गई, आपके आसपास में केवल एसबीआई बैंक ही है और कोई बैंक नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपका जो पासबुक है वो आपकी पीएनबी की है। अब आप क्या करेंगे, पीएनबी तो आसपास में है ही नहीं, और आपके पास में एटीएम भी नहीं है, एटीएम जरूर रखना चाहिए, नहीं तो ऐसी दिक्कत होती है। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एसबीआई में, बोलेंगे अरे महाराज सुनो मेरी बात, मेरा अकाउंट पीएनबी में है, जो आपका एक दोस्त है ना पीएनबी, बोले अरे वो तो धोखेबाज है यार, अरे बोलेगा वो धोखेबाज नहीं है, वो बीओबी था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, उसने आपको पैसा नहीं दिया है, पीएनबी से मित्रता करके तो देखो। बोलेगा चलो ठीक है बाद में करेंगे, बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है। बोलेगा मेरा अकाउंट पीएनबी में है और मुझे भाई 5 लाख रुपए का ऋण चाहिए और इमरजेंसी मुझे अभी चाहिए। तो क्या करता है कि एसबीआई उनको ऋण दे देता है, किसके बिहाफ पर, पीएनबी के बिहाफ पर, कि पीएनबी से भी दोस्ती हो जाएगी, इसी बहाने लेन देन अपना चलता रहेगा। ठीक है, तो जिस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, आपको उस बैंक से अगर लोन चाहिए या पैसा चाहिए, तो जिस रेट पर आपको दिया जाता है उसे हम पीएलआर कहते हैं, प्राइमरी लैंडिंग रेट कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये तो एकदम पसंदीदा हो गया एमपी पुलिस का, लगातार पूछ रहा है भाई, ठीक है ना, लगातार पूछ रहा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल आर लिखते हैं, आर, मूवी भी आई थी आर। ठीक है, चलिए देखिए, जब बैंकों के पास में अतिरिक्त पैसा हो जाता है तो वह इसे आरबीआई को दे देते हैं, और आरबीआई उन्हें इस पर ब्याज देता है, परंतु यह ब्याज रेपो रेट से हमेशा कम होती है। सही बात है भाई, जब पापा अगर पैसा तुमसे लेंगे तो उतना ब्याज थोड़ी देंगे जितने पर उन्होंने तुमको दिया है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, अब आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। ये आपका आरबीआई हो गया, ठीक है ना, जो पापा है किसका, एसबीआई का, ये आपका एसबीआई हो गया। अब क्या, एसबीआई ने जो पैसा लिया था ना रेपो रेट पर, एसबीआई ने जो है हर जगह बांट दिया, दे लोन और खूब सारा पैसा कमा लिया। अब क्या हुआ, अब एसबीआई के पास में बहुत पैसा हो गया, अब इसका पैसा कहीं जा ही नहीं रहा है, तो ये करेगा, ये क्या करें यार, एक काम करते हैं, आरबीआई को पैसा दे देते हैं, पिताजी को पैसा दे देते हैं, वो किसी और को दे देंगे, अपन को थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाएगा। तो ऐसे में क्या करता है एसबीआई, एसबीआई जो इसके पास में अतिरिक्त पैसा होता है, उस अतिरिक्त पैसे को आरबीआई को दे देता है, कि लीजिए पापा मेरे पास में थोड़ा ज़्यादा पैसा है, थोड़ा बहुत ब्याज हमको दे दो, अभी हमें जरूरत नहीं इन पैसों की। आरबीआई कहता है ठीक है बेटा, ले तो ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना हम उस रेट पर नहीं लेंगे जिस पर हमने तुमको दिया था, तो पापा कि उससे तो बहुत कम रेट पर लेंगे। आरबीआई एसबीआई कहता है चलो ठीक है यार, पैसा रखा रहेगा, कोई मतलब का है नहीं, दे देते हैं, थोड़ा ही बहुत मिल जाएगा। इस बात को लेकर के एसबीआई अपना पैसा आरबीआई को दे देता है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.75 चल रहा है, 3.75% चल रहा है। ठीक है, एक बार आप और कंफर्म कर लेना, गूगल करके देख लेना, ठीक है ना। चलिए 3.75 वर्तमान में चल रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल आर कहते हैं। जब बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास में रख देता है, जो ब्याज प्राप्त करता है, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब ये एनडीटीएल क्या होता है सर, एनडीटीएल का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है आगे, देख लीजिए एनडीटीएल क्या होता है। तो यह बैंक का वह पैसा होता है जो एक वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक तो एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया जाता है, और एक आपका डेली बेस पर एनडीटीएल होता है, कि डेली इसको कितना पैसा मिल रहा है। यानी कि बैंकों को एक दिन में जितना पैसा मिलता है उसको हम एनडीटीएल कहते हैं, या फिर एक वित्तीय वर्ष में जितना पैसा बैंक कमाते हैं उसे हम एनडीटीएल कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। चलिए भाई अब समझाते हैं एनडीटीएल का रोल क्या है। एनडीटीएल का रोल यहाँ पर आएगा सीआरआर में। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है सर, तो सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। देखिए क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो, तो बैंकों की कुल जमा पर आरबीआई सिक्योरिटी के रूप में कुछ प्रतिशत पैसा अपने पास प्रतिदिन जमा कराता है, इसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। वर्तमान में सीआरआर कितना है, तो 4.50 है, एक बार गूगल पर कंफर्म और कर लेना, ठीक है ना। बाकी जो नई रेट्स है ना इनको मैं एक काम करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है ना। सबकी जो अपडेटेड जो आपकी वर्तमान में जो है उनको मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अब आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं सीआरआर है क्या। अब देखिए मान लीजिए कि आपका बैंक है एसबीआई, ठीक है, आप एसबीआई बैंक के ऑनर हैं, हो जाए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब एसबीआई के पास में मान लीजिए आज दिन भर में एसबीआई ने 100 रुपए कमाया, ठीक है, दिन भर में एसबीआई ने 100 रुपए कमाया।
अब आरबीआई कहता सुनो 100 रुपये कमा लिए, हाँ पापा कमा लिए, कमा तो लिए बेटा, 4.5% हमारे पास में भेज दो, 4.5 रुपये हमारे पास में भेज दो। एसबीआई कहेगा ऐसा क्यों? तो आरबीआई कहता सुनो, एक टाइम ऐसा आता है कि सारी बैंकों के पास में हालत ख़राब हो जाती है, पैसे नहीं बचते हैं, तो सर तो हम उस टाइम पे तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करता है कि एसबीआई अपना थोड़ा नहीं 4.50 पैसा जो है दे देता है आरबीआई को कि आप रखे रहो, कभी अगर हमें मतलब कि कभी हमारी मान मान लीजिए कंगाली आ गई तो आपसे हम पैसा ले लेंगे। तो आरबीआई कहता हाँ ठीक है, ये काम सही रहा, ठीक है। अब देखिए सीआरआर इसीलिए जो आरबीआई है वो रखवाता है। अभी आपने यस बैंक वाला केस सुना सुना होगा ना। यस बैंक में क्या हुआ था, यस बैंक की कंगाली के दिन आ गए थे और बैंक लगभग दिवालिया होने वाला था। तो यस बैंक में जिसका जिसका अकाउंट था वो सब लोग यस बैंक के पास पहुंचने लगे, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। अब यस बैंक के पास में खुद ही नहीं पैसा है, ब्याज पे पैसा उठा ही नहीं पाया, किसी ने लिया ही नहीं। आरबीआई से ले लिया पर पब्लिक ने लिया नहीं, घाटा हो गया। तो इसको पैसा नहीं दे, पैसा ये जो है लोगों का दे नहीं पा रहा था। अब बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई यस बैंक के सीईओ जाकर के भाई फांसी वासी लगाने लगे। अब यस बैंक के सीईओ गए कहाँ, आरबीआई के पास में। बोला आरबीआई दद्दा, बोले हाँ, बोलो क्या बात है। बोले अरे वो जो हमने सीआरआर का पैसा आपको दिया था ना 4.50, बोले हाँ। बोले कि यार कुछ मदद कर दो मेरी। बोले क्या दिक्कत होगी। बोले सारे ग्राहक हमारे पास में आ रहे हैं, बोल रहे हैं पैसा दो पैसा दो। आरबीआई कहता है चलो ठीक है, तुम्हारी मदद तो हम ही करेंगे और कौन करेगा, बाप तुम्हारे हम ही हैं। बोलता ठीक है। तो ऐसे में क्या करता है आरबीआई 5 लाख रुपए तक का जो है आपकी सहायता करता है। जितने भी आपके ग्राहक होते हैं उनको 5 लाख रुपए तक का जो है पैसा ये वापस दे देता है। मान लीजिए आपके 10 लाख रुपए डूब गए हैं, 10 लाख रुपए आपके डूब गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 लाख पूरा आरबीआई दे देगा। आरबीआई कहता भाई 5 लाख रुपए तक तो हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि 4.50 तो ले रहे हैं, पूरा पैसा थोड़ी तुम्हारा ले रहे हैं। तो 5 लाख रुपए तक आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने रुपए तक जो है आरबीआई हमारा लोन वापस कर देता है अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है। तो 5 लाख रुपए तक जो है आरबीआई हमको लौटा देता है। अब ऐसा नहीं कि 4 लाख तुमने जमा कर दिए बोल रहे 5 लाख मांग रहे हो, ऐसा नहीं है। अधिकतम मैक्सिमम जो है वो 5 लाख रुपीज होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआरआर समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एसएलआर। एसएलआर को कहते हैं सावधि जमा अनुपात, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। चलिए अब ये क्या होता है देखिए, पहले इसकी पूरी लैंग्वेज पढ़ते हैं। आरबीआई बैंक को अपने कुल एनडीटीएल का 18% अपने पास रखने के लिए कहता है। ऐसा न करने पर बैंक पर जुर्माना लगा दिया जाता है। इसे सावधि जमा अनुपात कहते हैं। वर्तमान में एसएलआर 18% है। चलिए समझते हैं। देखिए आरबीआई कहता सुनो एक बात है, तुमने 100 रुपये कमा लिए। बोले हाँ 100 रुपये कमा लिए एनडीटीएल में। अब सुनो एक काम करो, 4.50 तो सीआरआर हमारे पास में भेज दो। ठीक है पापा भेज देते हैं, भेज दिया। और बोले सुनो 18 रुपये अपने पास भी रख लो। क्यों रख लें, 18 रुपये रख लो भाई, कभी जरूरत पड़ी और मैं मान लीजिए तुम्हारा मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तुम फ़ोन कर रहे नहीं उठाया फ़ोन, और तुम्हारे ऊपर ग्राहक चढ़ चढ़ बैठ रहा, अभी पैसा दे अभी पैसा दे, नहीं तो बाहर निकालता हूँ। तो क्या करोगे, तो ये जो 18 रुपये तुम रख रहे हो ना ये तुम्हारे काम में आ जाएंगे। तो अगर तुम इसको नहीं रखते हो तो तुम पे जुर्माना ठोक देंगे हम। ये तो तुम्हें बेटा रखना ही पड़ेगा, ये तो हम तुम पे रखवा के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तभी तुम दूसरों को जो है लोन दे सकते हो। तो एसबीआई कहता है चलो ठीक है, बंदिशों पर बंदिश लगाते चले जा रहे हो, जुल्म कर रहे हो पिताजी आप। आरबीआई कहता कुछ भी करो, ये तो हम समझ लो भारत देश के लिए कर रहे हैं। तो ठीक है भैया, एसबीआई क्या करता है 18 रुपये अपने पास में रख लेता है इमरजेंसी के लिए। तो 18 ये चले गए और वो 4.5 वो चले गए, 22.5% तो इसका ऐसे ही चला जाता है, ठीक है ना। बाकी बचे पैसों पर ये जो है लोगों को लोन वगैरह बांट सकता है। उम्मीद करते हैं एसएलआर आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अभी महंगाई भी पूरा करवाने वाले हैं। पूरा महंगाई वाला जो प्रश्न कल आया था ना कि आपका इन्फ्लेशन पर मुद्रास्फीति का क्या फर्क पड़ता है, अभी सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आपको एसएलआर सीआरआर ये सब समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद में महंगाई भी आपको एकदम समझ में आ जाएगी। चलिए भाई मौद्रिक नीति की बात कर लेते हैं। यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, मौद्रिक नीति, मॉनिटरी पॉलिसी। चलिए शुरुआत करते हैं। मौद्रिक नीति क्या होती है, तो आरबीआई सीआरआर एमएसएफ रेपो रेट एसएलआर की मदद से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो नीति बनाता है उसे हम मौद्रिक नीति या फिर मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं। कैसे सर कंट्रोल कर लेगा, सीआरआर से कैसे महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, अरे हम है ना समझाने के लिए, चलिए समझाते हैं। देखिए तो मॉनिटरी पॉलिसी, अब देखो आपके सामने कुछ रेपो रेट सीआरआर एसएलआर ये सब दी गई हैं। इनके बढ़ने पर महंगाई पर क्या फर्क पड़ेगा ये आपको पता चलेगा, इनके कम होने पर महंगाई पर क्या फर्क पड़ेगा ये आपको पता चलेगा, और कैसे फर्क पड़ेगा वो भी हम समझाने वाले हैं, क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स तो अपना सब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं। तो देखिए बढ़ाने पर महंगाई कम हो जाती है। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, इन चीज़ों को अगर हम बढ़ा देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो देखिए अगर हम रेपो रेट बढ़ा देते हैं, सीआरआर बढ़ा देते हैं, एसएलआर बैंक रेट बढ़ा देते हैं, ट्रिपल आर बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, तो चलिए देखते हैं। अगर हम इन चीज़ों को बढ़ाते हैं तो ब्याज की दर बढ़ जाती है, ठीक है। सीआरआर की ब्याज की दर बढ़ जाएगी। जो भी 4.50 ले रहा था ना, अब ये कहेगा सुनो ऐसा है 5 रुपये हमको दो,
₹5 देना पड़ जाएगा। तो भैया बैंक के पास में तो पैसा कम बचा ना। मान लीजिए रेपो रेट बढ़ा दी, रेपो रेट कितनी थी 6.50 थी, अब रेपो रेट बढ़ा दी, अब इसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा आरबीआई को, तो भी वो दिक्कत हो गई क्योंकि आरबीआई से पैसा लेना है। मान लीजिए रेपो रेट 7 कर दी, अब आरबीआई से अगर एसबीआई को पैसा लेना है तो वो क्या करेगा? भाई रेपो रेट बढ़ गई है, कम ही पैसा लेगा, कहेगा अरे कम पैसा लो भाई, 7% चल रही है, जब कम होगी तब पैसा लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि इन चीज़ों को हम बढ़ा देते हैं तो ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं। और जो लोन होता है, जब बैंक के पास में खुद ही पैसा नहीं है तो लोगों को क्या बांटेगा? बैंक के पास में पैसा कम हो जाता है। इन चीज़ों को अगर हम बढ़ा देते हैं तो बैंक के पास में पैसा ही कम हो जाता है। और अगर बैंक के पास में पैसा कम हो गया तो बैंक भाई बाजार में नहीं देगा, किसी को लोन नहीं देगा, किसी को लोन नहीं देगा तो पब्लिक के पास में पैसा कम हो जाएगा, पब्लिक के पास में पैसा कम हो जाएगा तो जो चीज़ लोग आज खरीद रहे हैं उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे, उस चीज़ को जब नहीं खरीदेंगे तो उसकी रेट अपने आप कम हो जाएगी। टमाटर वाला जो सीन चल रहा है ना वो अपने आप ही कम हो जाएगा, ये चीज़ें अगर बढ़ जाएँ तो, ठीक है ना? तो चलिए अब उम्मीद करते हैं थोड़ा-सा आपको उन्हें ब्रीफ दे दिया है, अभी हम पूरा समझा देंगे। देखिए, पहले ये समझ लीजिए, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ट्रिपल आर अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या-क्या होता है? ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं, लोन यानी कि जो आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता है वो लोन कम होता है, कैश की तरलता कम हो जाती है, यानी कैश की तरलता मतलब जो पैसा है, जो मार्केट में पैसा जा रहा था ना, जो गांधी छाप पैसा मार्केट में जा रहा था, वो मार्केट में जाना कम हो जाता है। लोग भी नहीं लेते हैं लोन, क्यों? क्योंकि अगर भाई एसबीआई को ही पैसा आरबीआई से बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा तो सीधी सी बात है वो यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, ठीक है ना? अब जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो हम क्या करेंगे? हम थोड़ी लोन लेंगे। जो पैसा कल हमको 6% पर मिल रहा था, आज हमको 9% पर मिल रहा है, तो हम लोन लेने थोड़ी जाएंगे, नहीं लेंगे लोन, नहीं लेंगे तो भाई हमारे पास में पैसा नहीं आएगा। ऐसे ऐसे करके पूरे मार्केट में पैसे की तरलता कम हो जाती है, पैसे की तरलता गिर जाती है, पैसे की कमी आ जाती है। जब पैसे की कमी आ जाएगी तो क्या आप डिमांड करोगे? क्या आप चीज़ों को खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, डिमांड करना बंद कर दोगे। और जब आप डिमांड करना ही बंद कर दोगे तो मूल्य क्या होंगे? मूल्य अपने आप ही गिर जाएंगे। भाई टमाटर आज मान लीजिए 200 रुपये किलो चल रहा है, आपके पास में पैसा है तभी तो खरीद पा रहे हो 200 रुपये किलो। अरे हम जैसे तो नहीं खरीद रहे हैं भाई, क्योंकि आप शेयर ही नहीं करोगे, लाइक ही नहीं करोगे तो हमारे पास कहाँ से पैसा आ जाएगा? ठीक है ना? तो हम तो नहीं खरीद पा रहे, 250 ग्राम भी नहीं ले पा रहे हैं। मदद करो भाई, ठीक है ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है ना? अब ये 200 रुपये किलो हो रहा है टमाटर, ठीक है? अब आपके पास में जब पैसा ही नहीं रहेगा तो आप खरीदोगे नहीं टमाटर, नहीं खरीदोगे टमाटर, टमाटर सड़ने लगेगा, टमाटर सड़ने लगेगा तो दुकानदार क्या करेगा? भाई 200 रुपये किलो चल रहा है, उसको छोड़ो यार, बेचो नहीं तो सड़ जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 100 रुपये किलो में इस टमाटर को बेच देगा। तो क्या हुआ? प्राइस कम हो गई, रेट कम हो गई कि नहीं टमाटर की? सेम यही सिस्टम है। और जब रेट ही कम हो गई तो भाई महंगाई भी कम हो जाएगी। पहले 200 रुपये किलो बिक रहा था, आज 100 रुपये किलो बिक रहा है, यानी कि महंगाई कम हो गई। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा कि महंगाई कैसे कम होती है। एक बार फिर से समझा देते हैं, जल्दी-जल्दी देख लीजिए। अगर हम रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट बढ़ाते हैं तो क्या होता है? बैंकों के पास में पैसा कम आता है, क्योंकि बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। आरबीआई की ये रेटें बढ़ गई तो बैंक को आरबीआई को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए बैंक कम पैसा लेती है आरबीआई से, कम ब्याज देना पड़ता है। जब बैंक के पास में पैसा नहीं रहता तो बैंक दूसरों को लोन भी नहीं देती है। जब लोन नहीं देती है, लोन ना देने पर पब्लिक के पास में पैसा नहीं आता है। जब पब्लिक के पास में पैसा नहीं आएगा तो बाजार में क्या खरीदेंगे? कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो अपने आप जो बाजार की मूल्यों की जो रेट थी वो काफ़ी बढ़ी हुई थी, वो कम हो जाती है। और जैसे ही मूल्यों के दर कम हो गए वैसे ही महंगाई भी आपकी कम हो जाती है, ठीक है? चलिए भाई, तो ये समझ गए आप ना। इन अब आपसे सीधे प्रश्न पूछता है, रेपो रेट, या फिर ऐसे पूछ लेगा, मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने पर ब्याज में क्या होता है? तो ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने पर लोन में क्या होता है? लोन की दरें कम हो जाती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने पर तरलता में क्या होता है? तो कैश कम हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने पर मांग पर क्या असर पड़ता है? तो मांग घट जाती है, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने पर प्राइस पर क्या फर्क पड़ता है? तो मूल्य घट जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने पर महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो महंगाई कम हो जाती है। कल यही प्रश्न पूछा गया था कि मुद्रास्फीति का महंगाई पर क्या जो है प्रभाव पड़ता है? तो महंगाई कम हो जाती है, ठीक है ना भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर इन चीज़ों को अगर घटा दें, यानी कि मौद्रिक नीति को अगर हम घटा दें, जैसे कि रेपो रेट, ट्रिपल आर, सीआरआर, एसएलआर, इसको अगर हम कम कर दें तो क्या होगा? तो अगर हमने रेट कम कर दी तो अब क्या है? एसबीआई भाग करके जाएगा, अरे भाई रेट कम हो गई, पहले 6 पे दे रहे थे पापा, 6 रुपए पर, आज 4% पर दे रहे हैं। तुरंत आरबीआई, वो एसबीआई, पीएनबी, बीओबी सब जाएंगे आरबीआई पर भाग भाग करके कि पापा पैसा हमको दे दो, पापा पैसा हमको दे दो। क्यों? क्योंकि इस बार ब्याज कम ले रहा है। तो क्या होगा? इनके पास में पैसा ज़्यादा आ जाएगा। अब ज़्यादा आ जाएगा तो ये भाई जब उनके पास में पैसा कम रेट पर आ रहा है तो ये भी कम रेट पर जो है पब्लिक को भी कम रेट पर देंगे, ठीक है ना? जहाँ 9 पर दे रहे थे आज ये 6 पर कर देंगे। तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक भी भाग करके जाएगी लोन लेने की, भाई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है, लोन लेने भाग करके जाएगी। जब लोन लेने भाग करके जाएगी तो क्या होगा? पब्लिक के पास में पैसा भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कैश की तरलता बढ़ जाएगी। और जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा, भाई आपके पास में पैसा है तो आप डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। मान लीजिए आपके पर्स में 1000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है ना? टमाटर 200 रुपये किलो है, आप कहेंगे अरे 200 नहीं 250 रुपये किलो दो, पैसा है जेब में, लो पकड़ो, मुंह पर मार देंगे पैसा। क्यों? क्योंकि आपके पास में पैसा है ना।
तो पैसा है तो डिमांड भी आपकी बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो जो 200 रुपये किलो टमाटर है, उसको तुम भाई साहब 250 रुपये में लेने को तैयार हो, तो दुकानदार क्या करेगा, उसकी रेट बढ़ा देगा। 200 रुपये किलो वाले टमाटर को 250 रुपये में बेचने लगेगा। इससे क्या हुआ, महँगाई की दर बढ़ गई, ठीक है ना? तो आप उम्मीद करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का महँगाई पर क्या फ़र्क पड़ता है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ये अगर आप रेपो रेट, ट्रिपल आर, कैसल आर, सीआरआर, एसएलआर को अगर कम करते हैं, कम करने पर क्या होगा, ब्याज की दरें कम हो जाएँगी। ब्याज की दरें कम हो जाएँगी तो बैंक जो पैसा देगा पब्लिक को, वो भी कम रेट पर देगा। कम रेट पर देगा तो लोन लेने पब्लिक भाग-भाग कर लोन लेने जाएगी एसबीआई के पास में। अब लोन लेने से क्या हो जाएगा, लोन लेने से पैसा मिलेगा। पैसा मिलने से कैश की तरलता बढ़ जाएगी मार्केट में, कैश ज़्यादा हो जाएगा। कैश ज़्यादा तो पैसा भारी, तो सब आपकी जेब भारी, तो आप डिमांड भी करने लगोगे। 200 रुपए की चीज़ को 250 रुपए किलो खरीदने लगोगे। ऐसे में क्या होगा, चीज़ों की जो दरें हैं, जो आपकी रेट है, वो बढ़ जाएगी और ऐसे में क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाती है, यानी कि महंगाई आ जाती है, ठीक है? कोरोना काल में मौद्रिक नीति को कम कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में लोगों के पास में पैसा ही नहीं बचा था भाई, पैसा ही नहीं बचा था कोरोना काल में। और एक तरह से मान लीजिए आपके पास में पैसा नहीं तो आप क्या करोगे? नई चीज़ों खरीदोगे। अब ऐसे में किसान, मान लीजिए आलू आलू उपजा रहा है किसान, अब किसान आलू क्यों उपजा रहा है कि आप लोग खरीदोगे। अब हमारे पास में पैसा नहीं तो कहाँ से खरीद लें? कोरोना के टाइम पे सबकी नौकरी चली गई थी बहुत से लोगों की, अब पैसा नहीं तो कहाँ से खरीद लें? तो ऐसे में क्या किया था, आरबीआई ने मौद्रिक नीति को कम कर दिया था। मौद्रिक नीति को कम करने से क्या हुआ, यानी कि इन सारी चीज़ों को कम करने से क्या हुआ, मार्केट में लोन मिलने लगा। लोन मिलने से पैसा जो है मार्केट में आ गया और जो आपकी महँगाई है वो लेवल पर आ गई थी, ठीक है ना? तो थोड़ी-थोड़ी महँगाई भी होना ज़रूरी है, ठीक है ना? अगर महँगाई ज़रूरी नहीं होगी, मान लीजिए चीज़ों की दरें नहीं बढ़ेंगी, मान लीजिए वो पार्ले जी जो पहले ₹4 का मिलता था, आज भी ₹4 का मिलता रहे, आज के 4 साल भी 4 रुपए का मिलेगा, तो पार्ले जी वाला क्या करेगा, भाई इधर तो महँगाई बढ़ रही है और हमारी चीज़ की रेटें ही नहीं बढ़ रही हैं, तो पार्ले जी बनाना बंद कर देगा। इसलिए आप देखते हैं कि जो पार्ले जी पहले ₹5 का इतना बड़ा, ₹4 का इतना बड़ा आता था, वो आज ₹5 का मिलने लगा है और ये आधा ही हो गया है, ठीक है? नहीं तो आज पार्ले जी ला करके देख लेना, आधा ही हो गया। ये चीज़ तो गायब भी कर दी और रेट भी बढ़ा दी, ठीक है? उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। वर्तमान में रेपो रेट की बात करें तो 6.50 वर्तमान में रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 3.75 रिवर्स रेपो रेट है। बेस रेट की बात करें तो 8.25 से 9% तक बेस रेट है, ठीक है? बैंक रेट की बात करें तो 6.75% से जो है आपका बैंक रेट है। एसएलआर की बात करते हैं तो 18% एसएलआर है। एमएसएफ की बात करते हैं तो 6.75% आपका एमएसएफ है, ठीक है? बाकी इनकी जो अभी वर्तमान में दरें हैं, मेरे हिसाब से तो अभी यही दरें हैं, ठीक है ना? बाकी अगर कोई अपडेट होगा तो हम टेलीग्राम चैनल पर उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है ना? चलिए टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं तो सक्सेस जंक्शन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो हमारा ऑफिशियल चैनल है। वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा हमारा चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको वो एक तरह का डिस्कस ग्रुप है, वहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाता है। आपको भर्ती संबंधी कोई जानकारी लेनी है, आपका सेंटर कहाँ पर गया है, कैसे क्या करना है, वो सब आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। 1000 से ऊपर लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, लगभग 1025 लोग हो चुके हैं और ये सब वही स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देने जाते रहते हैं, तो वहाँ से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ ही साथ में सक्सेस जंक्शन जो लाइव वाला आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर हमने फ्री में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है, जैसे कि आपका राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हो गए, ठीक है ना? और आपको किरण की बहुत सारी बुकें हो गई, बहुत सारी किताबें आपकी किरण की मिल जाएंगी। आदित्य पटेल सर ने जो नई फार्मूला बुक जो बनाई है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। राकेश यादव सर की फार्मूला बुक, आदित्य रंजन सर की फार्मूला बुक, जो नीतू मैम की बुक है इंग्लिश की, वो सब आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। पीडीएफ फॉर्म में आराम से डाउनलोड कीजिए, ₹1 मत खर्च कीजिए, आराम से फ्री में तैयारी कीजिए। ये मुहिम केवल केवल सक्सेस जंक्शन के द्वारा शुरू की गई है, तो सक्सेस जंक्शन लाइव टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है? अब भाई वीडियो पसंद आ गया तो क्या देख रहे हो भाई, लाइक कर दो। यहाँ पर नीचे एक लाइक का बटन दिख रहा होगा ना नीले कलर का, उसको अभी खाली होगा, उसको दबा दोगे तो ब्लैक हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, उसको दबा जरूर दो, ठीक है? शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास में, जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस की, एमपीएसआई की या फिर एमपीपीएससी लेवल तक का हमने आपको यहाँ पर कवर करा दिया है, ठीक है ना? शेयर कर देना। उसके अलावा सब्सक्राइब करके जो है नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि आपका फर्स्ट शिफ्ट का आज का एग्जाम एनालिसिस आने वाला है कुछ ही देर में। जब आपका एग्जाम छूट जाएगा तो हम तुरंत आपका 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे डिटेल प्रश्नों के साथ में एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ जाएंगे। पिछले 4 दिनों से लगातार एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं मेरे भाई, एग्जाम एनालिसिस जरूर देख करके जाना जिनका भी आगे एग्जाम है, और आप एक बार देख लेंगे जिस तरह से हमने आपको ये समझाया है पूरा वीडियो, उसी तरह से हम पूरा डिटेल में एग्जाम एनालिसिस भी करवाते हैं। जो रियल ऑथेंटिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं शिफ्ट के, वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं एग्जाम एनालिसिस में। बाकी वीडियो पसंद आ गया भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारा भी हौसला अफजाई कर दीजिए, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।